Okay, so class 11 chapter number 5 that is loss of motion NCERT एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5.13 किया था जिसमें लिफ्ट वाला क्वेश्चन था। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5.14 का। लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। सो NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5.14 इज a figure shows the position versus time graph of a particle of the mass 4 kg. So we have the particle of the mass is equal to 4 kg and we have the graph of position versus time. This is the graph of x versus t. Okay, chaliye, what is the force on the particle for time less than 0, time greater than 0 एंड टाइम 0 to 4 सेकंड। आपको क्या फाइंड करना है? आपको ये फाइंड करना है फोर्स कितना लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले फोर्स। ओके, चलिए पहले ग्राफ तो बराबर प्लॉट कर लिया जाए। तो योर ग्राफ इज लुकिंग समवर लाइक दिस। दिस इज 0, दिस इज 4, दिस इज 3। पहले आपका ग्राफ ऐसे फ्लैट है। ओके, उसके बाद आपका ग्राफ ऐसे ऊपर उठा है और फिर वो इस तरह से गया हुआ है, राइट। ओके, तो दिस इज योर ग्राफ गिवन। दिस इज अ ग्राफ ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम। कौन सा ग्राफ है ये? पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको दिया हुआ है। आपको पूछा है फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल फॉर टी लेस देन 0। चलिए सबसे पहले बात करेंगे फोर्स फॉर द केस टी लेस देन 0। सो अगर मैं ग्राफ देखूँ टी लेस देन 0 पर, तो टी लेस देन 0 मतलब यहाँ पे आपका ग्राफ जो है ना वो फ्लैट है, मतलब ऑब्जेक्ट का पोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन ही चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट का मोशन ही नहीं है, कुछ भी मोशन नहीं है, तो फोर्स कहाँ से आएगा? सो आई विल राइट हियर फॉर टी लेस देन 0 ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। फॉर टी लेस देन 0 ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। सो दिस पार्ट ऑफ द मोशन इज स्टेशनरी। As the object is stationary, the force acting is equal to 0. Okay, then let's talk about the force. Force between 0 to 4 second. Okay, force first for the t greater than 4 second. ओके, t इक्वल टू 4 सेकेंड यहाँ पर है। t ग्रेटर देन 4 सेकेंड, आप देखो ग्रेटर देन 4 सेकेंड के बाद वापस ये ग्राफ जो है ना वो हॉरिजॉन्टल हो गया है। हॉरिजॉन्टल ग्राफ हुआ है मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन वापस चेंज नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन वापस फिक्स का फिक्स है, मतलब यहाँ भी ऑब्जेक्ट कैसा है? स्टेशनरी है। कैसा है? यहाँ भी आपका ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी है। तो वापस मैं यहाँ पे लिख दूंगा एज द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, तो अगेन द फोर्स इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ यू ऑल्सो वांट टू फाइंड द फोर्स बिटवीन 0 to 4 सेकंड। चलिए कोई बात नहीं, तो विल फाइंड फोर्स बिटवीन t इक्वल टू 0 to 4 सेकंड। चलिए 0 से 4 सेकंड में कितना फोर्स लगेगा? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 0 से 4 सेकंड में मोशन तो हो रहा है, और पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ जो है ना वो स्ट्रेट लाइन है। पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन है मतलब वेलोसिटी कैसा है? उसका कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन कैसा है भाई? 0 है। तो एज देयर इज नो एक्सेलरेशन द फोर्स एक्टिंग इज अगेन 0। तो ये आपका कैसा मोशन है? दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन। That means acceleration is equal to 0, right? And here stationary object velocity is 0. Here also stationary object velocity is 0. Okay, so as the force at 0 to 4 second आपको find करना है, motion कैसा है? यूनिफॉर्म है। So we will write here due to uniform motion acceleration is 0 and hence you can write force is equal to 0. So यहाँ भी फोर्स 0 है, यहाँ भी फोर्स 0 है, यहाँ भी फोर्स कैसा है? 0 है। चलिए इसमें और भी कुछ आपको फाइंड करना है। यू ऑल्सो वांट टू फाइंड इम्पल्स एट t इक्वल टू 0 सेकंड एंड t इक्वल टू 4 सेकंड। चलिए इम्पल्स की बात करते हैं, राइट। इम्पल्स फाइंड करते हैं। इम्पल्स एट t इक्वल टू 0 सेकंड। चलिए इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स बेसिकली होता है फोर्स इनटू टाइम एंड दैट इज व्हाट? चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट। ये आपने सेकंड लॉ में सीखा है, राइट। तो इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम दैट इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल। मास कॉमन निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ओके, चलिए अगर आप 0 सेकंड के ऊपर इम्पल्स फाइंड करना चाहते हो तो 0 सेकंड के पहले तो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कैसा था? 0 था, राइट। ओके, तो ये आपका कौन सा वेलोसिटी है? 0 है। ओके, बिकॉज 0 सेकंड के पहले ऑब्जेक्ट स्टेशनरी था, वहाँ पे कोई वेलोसिटी ही नहीं था।
ओके 0 सेकंड के बाद आपका वेलोसिटी है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है तो आप वेलोसिटी इजीली फाइंड कर लोगे। चलिए कैसे फाइंड करेंगे हम, तो हम वेलोसिटी लिखते हैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, वेरी सिंपल। डेल्टा एक्स इज चेंज ऑफ पोजीशन, चेक इट आउट। ये पूरा जो आपका ग्राफ है उसमें फाइनल पोजीशन 3 है, इनिशियल पोजीशन 0 है, तो चेंज ऑफ पोजीशन इज 3 माइनस 0। टाइम कितना चेंज हुआ, 4 माइनस 0, ये टाइम का एक्सिस है, दैट इज 4 माइनस 0। सो वेलोसिटी इन दैट रीजन इज 3/4 मीटर पर सेकंड, राइट। तो 0 सेकंड के बाद का वेलोसिटी 3/4 है, 0 सेकंड के पहले वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड फाइनल वेलोसिटी इज, द मास इज इक्वल टू 4 एंड योर फाइनल वेलोसिटी इज 3/4 माइनस 0। दिस इज गोइंग टू बी 3 न्यूटन इंटू सेकंड। दिस इज द इम्पल्स। कब का इम्पल्स है ये, दिस इज द इम्पल्स एट 0 सेकंड। व्हाट इज इट, इट इज इम्पल्स एट 0 सेकंड। ओके, यू ऑल्सो वॉन्ट टू फाइंड द इम्पल्स एट 4th सेकंड। चौथे सेकंड पे भी इम्पल्स आपको चाहिए, मिल जाएगा। चलिए फाइंड करेंगे इम्पल्स एट 4th सेकंड, t इक्वल टू 4 सेकंड, राइट। चलिए ऐसा ही सेम करेंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ तक फॉर्मूला निकाल लेता हूँ। सो आई विल राइट इम्पल्स इज इक्वल टू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी इंटू इनिशियल वेलोसिटी। मैंने डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज़ कर लिया है, ये सब नहीं लिखना है वापस। ओके, अब आपको चौथे सेकंड के ऊपर इम्पल्स चाहिए, तो चौथे सेकंड के बाद का वेलोसिटी कितना है, 0 है, मतलब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और चौथे सेकंड के पहले का वेलोसिटी आपका कितना है, 3/4 है। चौथे सेकंड के पहले का वेलोसिटी 3/4 है, राइट। 0 सेकंड में फाइनल वेलोसिटी 3/4 है, इनिशियल 0 है। चौथे सेकंड पे फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपका 3/4 है। तो आपको ग्राफ में पॉइंट देख के पता चल जाएगा फाइनल कौन सा रखना है, इनिशियल कौन सा रखना है, राइट। चलिए मास है आपका 4 minus 3 into 4, so this is going to be minus 3 न्यूटन इंटू सेकंड। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। तो आपको सिंपल सा एक पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया था और उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। चलिए फटाफट कॉपी कर लेंगे इसको सब लोग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्शन रिएक्शन पेयर टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5.15। चलिए क्या कहता है ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 5.15 कहता है कि 2 bodies of the masses 10 kg and 20 kg respectively kept on a smooth horizontal surface and are tied to the ends of the light string। 2 ऑब्जेक्ट है, एक 10 kg है और एक 20 kg है। These are the 2 objects, 10 kg and 20 kg, and the surface is smooth. They are placed on a smooth surface. As the surface is smooth, there is no friction. सरफेस स्मूथ है इसलिए फ्रिक्शन फोर्स कैसा लेना है आपको, 0 लेना है। तो आपको चेक करना है क्वेश्चन में कि सरफेस स्मूथ है कि नहीं है। अगर सरफेस स्मूथ नहीं होगा तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया होगा एंड देयर विल बी वन मोर फोर्स, दैट इज अ फ्रिक्शन फोर्स, जो हम लिखते हैं म्यू इंटू एन। प्रॉब्लम आपको सिंपल ही सॉल्व करना है, कोई इतना भारी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा अगर फ्रिक्शन दिया भी हो तो। यहाँ पे सरफेस स्मूथ है, देयर इज नो फ्रिक्शन। आगे देखते हैं, चलिए। एंड दिस बोथ स्टोन्स आर टाइड बाय लाइट स्ट्रिंग, एक डोरी से दोनों स्टोन को बांध दिया गया है। चलिए क्या कहा है अब, a horizontal force F equal to 600 Newton is applied to A and then B along the direction of the string. What is the tension in the string in each case? चलिए स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा आपको फाइंड करना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले मैं लिखूंगा 600 न्यूटन horizontal force applied on 10 kg block। ओके, मीन्स यू आर अप्लाइंग द फोर्स लाइक दिस। ये पहले ए का सॉल्यूशन है। यू आर अप्लाइंग द 600 न्यूटन फोर्स लाइक दिस, ओके, एंड यू वांट टू फाइंड व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। चलिए बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, फोर्स के कंपोनेंट्स लेंगे। चलिए देखते हैं फोर्स कंपोनेंट क्या है। पहले मैं आपको फोर्स कंपोनेंट से बताऊंगा, देन आई विल टॉक विद इन टर्म्स ऑफ अ शॉर्टकट। ओके, चलिए पहले फोर्स कंपोनेंट से देखते हैं बच्चों। ओके, तो ऑब्वियसली आपका ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है, फोर्स इस तरफ लगा है, द फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है मतलब मोशन तो होना ही होना है। फोर्स लगेगा तो मोशन हो जाएगा, बिकॉज अपोज करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। चलिए अब होना क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके ब्लॉक जो है ना वो आगे की तरफ जाने वाले हैं। कहाँ जाएंगे, ब्लॉक जो है वो आगे की तरफ जाएंगे। ओके, तो फिक्सिशियस फोर्स कहाँ पे आएगा, पीछे की तरफ आएगा। जैसा मैंने आपको सिखाया है, फिक्सिशियस फोर्स मतलब इनर्शियल फोर्स दैट विल अपोज द मोशन। तो एज दिस ब्लॉक विल मूव इन दिस डायरेक्शन एंड सी बोथ ब्लॉक्स आर टाइड विथ अ स्ट्रिंग।
सो बोथ विल हैव सेम एक्सेलरेशन, दोनों साथ में ही मोशन करने वाले हैं। सो इफ द एक्सेलरेशन इज ए, तो इस ब्लॉक का फिक्सिशियस फोर्स m इंटू ए, दैट इज 10 इंटू ए पीछे की तरफ लगेगा, और इस ब्लॉक का फिक्सिशियस फोर्स होगा आपका 20 इंटू ए जो पीछे की तरफ लगेगा। राइट, चलिए दूसरा कौन सा फोर्स है, यहाँ पे तो डोरी बांधा हुआ है, डोरी में ऑलवेज क्या होता है, टेंशन होता है। क्या होता है डोरी के अंदर, ऑलवेज टेंशन होता है। तो हम टेंशन फोर्स भी इजीली फाइंड कर लेंगे। चलिए कैसे फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ओके ये ब्लॉक इस तरफ से खींचा जा रहा है, मतलब एक्शन इज इन दिस डायरेक्शन, तो डोरी क्या करेगा, उतना ही रिएक्शन प्रोवाइड करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और डोरी ने जो रिएक्शन प्रोवाइड किया वो क्या हो जाएगा, टेंशन टी हो जाएगा। राइट, ओके चलिए ये टेंशन की वजह से, अब ये टेंशन जो है वो इस ब्लॉक पे एज एक्शन काम करेगा। राइट, तो उतना ही यहाँ पे डोरी में क्या आएगा, रिएक्शन फोर्स आने वाला है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर वन थिंग, जहाँ भी डोरी होगा ना उसके अंदर आपको एक दूसरे की तरफ जाता हुआ टेंशन ले लेना है। राइट, अब हम क्या करेंगे, दोनों ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम की बात करेंगे। तो पहले ब्लॉक का जो फ्री बॉडी डायग्राम है, फ्री बॉडी डायग्राम मतलब ऑब्जेक्ट और उसके ऊपर डायरेक्ट कितने फोर्स लग रहे हैं वो मिला के उसको फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्ट कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं उसको मिला के हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो 10 kg ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्स डायरेक्ट लग रहे हैं, एक ये लग रहा है डायरेक्ट, एक टेंशन लग रहा है डायरेक्ट, और एक 10 है उसका खुद का है वो भी डायरेक्ट लगेगा। राइट, चलो तो आप जैसे ही 10 kg ऑब्जेक्ट के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपको लगेगा कि 10A प्लस टेंशन, इस तरफ जाने वाले फोर्स कौन से, इसके ऊपर 10A प्लस टेंशन, ये फोर्स जो है ना टेंशन, ये टेंशन इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा है, तो इस टेंशन को इसके फ्री बॉडी डायग्राम में लेना नहीं है। राइट, जो डायरेक्ट लग रहा है वही फोर्स ले रहे हैं हम। राइट, तो टेंशन प्लस 10A और इस तरफ एक ही फोर्स है 600 न्यूटन। ओके, तो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन फॉर 10 kg ब्लॉक। चलिए 20 kg की बात करते हैं, तो 20 kg के ऊपर लगने वाले फोर्स ये रहे। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 20 kg। राइट, तो आई विल राइट हियर for the block of 20 kg, right, I will write this as, चलिए इस तरफ एक ही फोर्स लग रहा है इसके ऊपर टेंशन, और उस तरफ लगने वाला फोर्स है 20A, दिस इज 2। अब इसको हम बैलेंस कर लेंगे। राइट, तो मैं जैसे ही 2 को 1 में डाल दूंगा, व्हाट आई विल गेट, पुटिंग 2 in 1, यू विल गेट 10A प्लस टेंशन की जगह रख दो यहाँ पे 20 है, सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, इज इक्वल टू 600, दैट इज 30A is equal to 600, that is acceleration is equal to 20 meter per second square. So you will get the acceleration equal to 20 meter per second square. Okay, once you get the acceleration, आपको टेंशन भी मिल जाएगा from 2. From this 2 what you will get? T equal to 20 है, that is 20 into 20. acceleration का वैल्यू डाल दिया यहाँ पे 400 न्यूटन. So in the first case tension in the string is 400 न्यूटन. तो दिस इज व्हाट आई हैव सॉल्व विद द हेल्प ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम, जैसे आप एग्जाम में सॉल्व करोगे। अब मैं जब दूसरा सॉल्व करूंगा ना तो मैं आपको शॉर्टकट से सॉल्व करके बताऊंगा, देखिए किस तरह से करेंगे हम। तो इसका बी पार्ट ऐसा है, यू आर द सेम ब्लॉक्स बट नाउ यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन दिस 20 kg ब्लॉक। अब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कहाँ पर, अब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 20 kg ब्लॉक के ऊपर। कहाँ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 20 kg ब्लॉक के ऊपर। चलिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मैं सबसे पहले एक्सेलरेशन डायरेक्ट फाइंड कर लूँगा। तो मुझे न्यूटन्स फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू ma। राइट, फोर्स एक ही लग रहा है 600 न्यूटन, ये दूसरा मेथड है, शॉर्टकट मेथड ही है, SCM। ओके, अब दोनों ब्लॉक साथ में ही मूव होने वाले हैं क्योंकि दोनों को डोरी से बांधा गया है, फ्रिक्शन तो है नहीं, अगर फ्रिक्शन होता तो अपोज करता, बट देयर इज नो फ्रिक्शन, तो वी कैन डायरेक्टली राइट दोनों ब्लॉक साथ में ही मूव करेंगे तो टोटल मास कितना हो गया दोनों का मिला के 10 + 20 इंटू A। तो आप यहाँ से भी सॉल्व करो, आपका एक्सेलरेशन आ गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आ गया आपका एक्सेलरेशन, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो आपको डोरी में टेंशन चाहिए ना वो कितना होगा। राइट, तो आप सिंपल सी बात सोचो, आपका डोरी यहाँ पर है, राइट, दिस इज द स्ट्रिंग और यहाँ पर टेंशन होगा। राइट, तो आप सिंपल सी बात सोचो, अगर आप इस तरफ से खींच रहे हो ना, अगर आप इस तरफ से खींच रहे हो तो डोरी को कितने मास को ले जाना है आगे। तो आप सिंपल ही सोचोगे तो डोरी जो है ना, डोरी को इसका बोझ उठाना है, जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को इसका बोझ उठाना है। राइट, क्योंकि आप इस तरफ खींच के ले जा रहे हो तो डोरी जो है ना वो इस ऑब्जेक्ट को खींच के ले जाने का काम करेगा। राइट, तो इस ऑब्जेक्ट का जो फोर्स होगा ना वही खाली डोरी के ऊपर लगने वाला है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ पे टेंशन इज इक्वल टू फोर्स टू पुल, टेंशन इज इक्वल टू फोर्स टू पुल दिस 10 kg ब्लॉक, force to pull this 10 kg block, right? And then that means tension is equal to mass into acceleration. 10 kg block, acceleration कितना है 20, that is 200 Newton. So here the tension in the string is 200 Newton. Right, तो अगर आप इस तरफ से खींचोगे,
अब आप सोचो बच्चों, आपका 400 भी डायरेक्ट ही आ जाएगा, एक्सेलरेशन विल रिमेन सेम। अब अगर आप इस तरफ से खींच रहे हो ना, तो डोरी को इसका बोझ उठाना है। अगर आप इस तरफ से खींचोगे तो डोरी जो है ना, उसको इसका बोझ उठाना है, मतलब उसको 20 kg को खींच के ले जाना है आगे। तो टेंशन कितना आएगा, 20 इंटू ए, ये रहा 20 इंटू ए, दैट इज 400 न्यूटन। तो ये मैंने आपको फ्री बॉडी डायग्राम से करके बताया है, और ये मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट करके बताया है। अब इसको कॉपी करिए, उसके बाद मैं ऐसा एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको कराऊंगा ताकि आपका लॉजिक एकदम क्लियर हो जाए। फटाफट करेंगे। ओके, सो कैन यू सॉल्व दिस 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस गिवन ऑन द बोर्ड? ट्राई करेंगे। चले, यहाँ पे पहले वाले में 3 ब्लॉक को बांधा गया है, पहले वाले में 3 ब्लॉक को बांधा गया है, राइट? ओके, एंड यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन। ओके, एंड यू वांट टू फाइंड व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग 1 एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग 2। 2 डोरी है, दोनों में आपको टेंशन निकालना है। सरफेस स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन नहीं है। नीचे एक और क्वेश्चन है, उसमें एक ब्लॉक 5 kg का है, दूसरा ब्लॉक 15 kg का है। वी आर अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, बट यहाँ पे सरफेस रफ है, मतलब फ्रिक्शन भी है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है, एंड दिस जी इज इक्वल टू 10। यहाँ पे भी आपको स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना होगा वो फाइंड करना है। चलिए कोशिश करिए कितना टेंशन आ रहा है आपका, फिर मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ एक चुटकी बजा के। डू इट। Okay, so let's find the solution of the first question. First, I will find the acceleration. I will use the Newton's law. F is equal to ma. Force applied is 100 Newton. Okay, all the blocks will move together, right? As all the blocks are moving together, definitely your total mass is 1, 2 plus 7. That is going to be 10 kg into a. So first, we will get the acceleration of 10 meter per second square. Now if I want to find the tension in this string, so I will simply think that ये डोरी को कितना मास खींचना है। तो ये डोरी जब खींचोगे तो दोनों ब्लॉक आगे जाने वाले हैं। जब ये डोरी को खींचोगे तो ये दोनों ब्लॉक जो है वो आगे जाएंगे, मतलब इस डोरी को टोटल 7 और 2 9 kg उठाना है, राइट? तो आई विल राइट टेंशन इन द स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू, कितना मास है उसका, 2 + 7 इंटू ए, दैट इज 9 इंटू 10, दैट इज 90 न्यूटन। सिमिलरली टेंशन इन द स्ट्रिंग 2, दूसरी डोरी में कितना टेंशन आएगा? तो सोचो, दूसरी डोरी को जब खींचोगे आप, राइट, तो दूसरी डोरी को 7 kg उठाना है, तो दूसरी डोरी में कितना टेंशन आएगा, 7 इंटू ए, दैट इज गोइंग टू बी, कितना हो जाएगा, 70 न्यूटन। दिस इज सॉल्यूशन, वेरी सिंपल। चलिए अब दूसरे वाला केस करिए, कोशिश करिए सेकंड फ्रिक्शन कैसे सॉल्व करोगे। ओके, सो लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व इट अलॉन्ग विद द फ्रिक्शन। अभी अगर फ्रिक्शन है, सी आपके ब्लॉक्स जो है वो इस तरफ फोर्स लग रहा है, तो ऐसे आगे जाने वाले हैं ब्लॉक्स, राइट? ओके, फ्रिक्शन बेसिकली ऑपोजिट टू द मोशन लगेगा। This friction will oppose the motion, right? Give it name as block 1, give it name as block 2. So this is the friction on block 1, this is the friction on block 2, right? These are the friction on the block 1 and block 2, right? तो ये जो है ना वो आपके फ्रिक्शन है ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के ऊपर के। ब्लॉक इस तरफ आगे जाएंगे, फ्रिक्शन उसको रोकेगा। तो पहले मैं ये फाइंड करता हूँ एक्सेलरेशन कितना आएगा। सो आई विल राइट हियर नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब नेट फोर्स में क्या है बेटा, देखो नेट फोर्स में आप तो 100 न्यूटन से खींच रहे हो, बट उसमें से फ्रिक्शन आपका माइनस हो जाएगा, बिकॉज फ्रिक्शन उस फोर्स को अपोज करेगा। तो नेट फोर्स में क्या होगा, F माइनस फ्रिक्शन ऑफ 1 माइनस फ्रिक्शन ऑफ 2 इक्वल टू ma। नेट फोर्स में एक्सटर्नल फोर्स में से दोनों फ्रिक्शन को आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए बहुत सिंपल है, राइट? तो एक्सटर्नल फोर्स है 100, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू नॉर्मल, क्योंकि इसको हॉरिजॉन्टल पे रखा गया है, तो नॉर्मल को बैलेंस कौन करेगा, मास इंटू ग्रेविटी। ओके, नॉर्मल को बैलेंस कौन करेगा, मास इंटू ग्रेविटी करेगा। तो यहाँ पे आपका फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा बेटा म्यू इंटू m1 इंटू जी, और यहाँ पे हो जाएगा म्यू इंटू m2 इंटू जी, दैट इज इक्वल टू, दोनों मास साथ में ही आगे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा टोटल मास। दोनों मास साथ में ही आगे जाने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको टोटल मास करना है, राइट? ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, तो वैल्यू डालते हैं, दैट इज गोइंग टू बी 100। म्यू है आपका 0.1 इंटू जी, करोगे ना, म्यू इंटू जी हो जाएगा 1, 0.1 इंटू 10, दैट इज गोइंग टू बी 1, राइट? तो ये आपका m1 कितना है, m1 है आपका 15 इंटू 1, m2 है आपका 5 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू टोटल मास कितना है, 15 प्लस 5 इंटू a। लेट्स सी कितना आता है, दिस इज गोइंग टू बी 80, राइट? 100 माइनस 20, 80 इज इक्वल टू 20 है। तो मुझे एक चीज मिल गया बेटा, एक्सेलरेशन मुझे मिल गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या मिला मुझे, एक्सेलरेशन मिल गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं सिंपली सोचूंगा कि ये जो दूरी है, उस दूरी को कितना फोर्स, कितना ब्लॉक आगे ले जाना है। तो मैं सिंपली सोच रहा हूँ कि दूरी जो है ना, दूरी को एक सेकंड नंबर के ब्लॉक को आगे ले जाना है। दूरी जो है उसको सेकंड नंबर के ब्लॉक को आगे ले जाना है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है? तो आई विल राइट टेंशन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं बच्चों, देखो, एक तो ये ब्लॉक आगे जाएगा तो फिक्सिशियस फोर्स आपका अपोजिट लगने वाला है, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट? इसका मास है 5 इंटू ए, राइट? तो यहाँ पे डोरी को खाली ब्लॉक को ही आगे नहीं ले जाना है, बट डोरी को साथ साथ में इस फ्रिक्शन को भी अपोज करना है।
डोरी को यहाँ पे दो काम करना है, डोरी को एक ब्लॉक तो आगे ले ही जाना है, बट साथ में यहाँ पे फ्रिक्शन को भी काउंटर अटैक करना है। मतलब डोरी में टोटल टेंशन में दो चीज़ें आएगा, फिक्सियस तो आएगा ही, इस ब्लॉक को आगे ले जाना है तो उसका 5 × 8 तो आएगा ही, बट साथ में उसका फ्रिक्शन भी आपको जोड़ना पड़ेगा। चलिए दैट इज 5 × 4। ओके, फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू m2 इंटू जी, दूसरे ब्लॉक का ही फ्रिक्शन है ना, दैट इज 20 प्लस म्यू है 0.1, उसका मास कितना है, उसका मास है 5 इंटू जी है 10, दैट इज 20 प्लस 5 दैट इज 25 न्यूटन। सो हियर द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 25 न्यूटन। यहाँ पे डोरी में टेंशन कितना रहेगा, 25 न्यूटन रहेगा। तो अगर फ्रिक्शन है ना तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, फ्रिक्शन है तो आप सोचो कि दूरी जो है उसको ब्लॉक को तो ले ही जाना है आगे, बट साथ साथ में फ्रिक्शन के सामने भी लड़ना पड़ेगा। तो टेंशन के अंदर दोनों चीज़ों को आपको प्लस कर देना रहेगा, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज को कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं आपको और क्वेश्चन दूंगा आज प्रैक्टिस करने के लिए ऑफ दिस मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज के, ठीक है। चलिए कॉपी करेंगे क्विकली। Okay, 5.17 is a nucleus is at rest in the laboratory frame of reference. Show that if it disintegrates into two smaller nuclei, the products must move in opposite direction. So that is a nucleus, right? And this nucleus is going to be converted blastoise के अंदर, and this nucleus is converting into two products. Right, let's say the total mass of the nucleus is capital M and the product formed as a mass of M1 and M2. You need to prove that these two products must move in opposite direction, right? So I want to prove that two products are moving in opposite direction. Okay, so here initially the nucleus is at rest. As the initial nucleus is at rest, that means there is no initial momentum, right? So I will write here as parent nucleus is at rest, there is no momentum. Okay, and during the disintegration of the nucleus, नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करते वक्त बाहर से कोई फोर्स लगा नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर ही केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसकी वजह से ही वो डिसइंटीग्रेट हुआ है। सो एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ड्यूरिंग disintegration. There is no external force applied during the disintegration of nucleus. Hence, final total momentum must be zero. ये कौन कहता है? ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। कौन कहता है बेटा? ये कहता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है तो टोटल इनिशियल मोमेंटम एंड टोटल फाइनल मोमेंटम शुड बी सेम। टोटल इनिशियल मोमेंटम वाज जीरो, राइट, दिस वाज स्टेशनरी पार्टिकल। ओके, नाउ कंसिडर दिस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ v1 एंड दिस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ v2. सो आई विल राइट हियर p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। इनिशियल मोमेंटम इज जीरो, फाइनल मोमेंटम फर्स्ट टुकड़े का है m1 v1, दूसरे टुकड़े का मोमेंटम होगा m2 v2. ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी जीरो, इसको सामने ले लो, व्हाट यू विल गेट m1 v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2. सो यू विल गेट दिस एज v1 इज इक्वल टू माइनस v1 इज इक्वल टू माइनस m2 बाई m1 इंटू v2. सो एज आई कैन सी दो वेक्टर के बीच में नेगेटिव साइन है, दो वेक्टर के बीच में नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? v1 एंड v2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन है, हेंस v1 एंड v2 आर इन म्यूचुअली opposite direction, means both the products must move in mutually opposite direction. चलो फटाफट कॉपी करो, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट टू क्वेश्चन एकदम प्रॉपर मैंने ग्राफिकली आपके सामने रख दिए है. क्वेश्चन नंबर 5.18 ऐसा कहता है कि देयर आर टू बिलियर्ड बॉल्स, both are of same mass 0.05 kg. They are moving in mutually opposite direction at a speed of 6 meter per second. Right? Now they both are colliding और collide होने के बाद वो दोनों उसी स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में रिबाउंड हो गए. इसी स्पीड से वो अपोजिट डायरेक्शन में रिबाउंड हो गए. तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि जब टक्कर हुई है तब इम्पैक्ट कितना मिला है, राइट, या इम्पल्स कितना मिला है. ओके, चलिए, तो मुझे पता है कि इम्पल्स क्या होता है. इम्पल्स होता है बेसिकली
चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल। इम्पल्स क्या होता है भाई? इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, है ना, बिकॉज इम्पल्स इज बेसिकली फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम इज चेंज ऑफ मोमेंटम। अभी आगे हमने न्यूमेरिकल किया तो बॉल का मोमेंटम जितना चेंज होगा उतना उसको इम्पल्स मिलने वाला है। ठीक है, हमें एक ही बॉल के लिए पूछा है, दोनों के लिए नहीं पूछा है। सो आई विल राइट दिस इज मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट यू विल राइट? चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास को निकाल लिया कॉमन, तो ये हो गया मास इनटू वी एफ माइनस वी आई। चलो मास कितना है? 0.05। ओके, नाउ लेट्स से कि इनिशियल वेलोसिटी जो है ना वो +6 मीटर पर सेकंड है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? और यू कैन कंसिडर कि फाइनल वेलोसिटी +6 है। ओके, सो लेट मी कंसिडर इनिशियल वेलोसिटी जो है माइनस साइन एज इट इज, इनिशियल वेलोसिटी है +6। ओके, अब टक्कर के बाद डायरेक्शन चेंज हो चुका है और यू नो दैट कि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्योंकि टक्कर के बाद डायरेक्शन बदल चुका है तो इसके आगे हम क्या साइन लगा देंगे? माइनस साइन लगा देंगे। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है बॉल का और ये फाइनल वेलोसिटी है बॉल का, राइट। तो फाइनल वेलोसिटी क्योंकि डायरेक्शन बदल चुका है, वी हैव टू कीप -6। तो दिस इज गोइंग टू बी 0.05 इंटू -12। टेक माइनस कॉमन, 12 इंटू 0.05, दिस इज गोइंग टू बी 12 इंटू 12 इंटू 5 कितना होगा? 0.6। ओके, लेट मी फाइंड इट आउट। 12 इंटू 0.05 दैट इज 0.60 होगा ये तो। 12 इंटू 0.05 दिस इज 0.6 माइनस 0.60 न्यूटन इंटू सेकंड। ओके, अभी माइनस साइन का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं होता है। यू कैन नेग्लेक्ट द नेगेटिव साइन। अब जब खाली इम्पल्स का जब खाली आप मैग्नीट्यूड लिखोगे ना, तो दैट इज गोइंग टू बी 0.60 न्यूटन इंटू सेकंड। तो बॉल को इम्पल्स कितना मिलना है भाई? बॉल को इम्पल्स मिलने वाला है 0.60 न्यूटन इंटू सेकंड जितना। तो इम्पल्स इज वेरी सिंपल टर्म विच इज अ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम में आएगा मास इंटू वेलोसिटी। तो जब भी आप वेलोसिटी रखो डायरेक्शन को कंसिडर करना भूलना मत। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। भगवान का नाम देके एक गन दिख रहा है, गन का मास है 100 किलो। कितना है भाई? गन का मास जो है वो 100 kg है। 100 kg इज द मास ऑफ गन। ठीक है, ओके। उसमें से एक बुलेट निकला या शेल निकला, उस शेल का मास है 0.020 kg और शेल जो स्पीड से निकला है वो स्पीड है 80 मीटर पर सेकंड। आपको ये फाइंड करना है कि गन का रिकॉइल स्पीड कितना होगा। तो जब भी शूट किया जाता है ना, जब भी शूटिंग करेंगे तो गोली जो है वो आगे की तरफ जाएगी और उतना ही मोमेंटम गन को कहाँ मिलेगा? पीछे की तरफ मिलेगा। उतना ही मोमेंटम गन को कहाँ मिलता है? उतना ही मोमेंटम गन जो है उसको पीछे की तरफ मिलता है, राइट। ओके, चलिए बस तो आपको यही करना है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। शूटिंग करते वक्त बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगने वाला नहीं है, जो भी हो रहा है वो गन के अंदर अंदर ही होने वाला है, राइट। सो एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन गन, यू कैन राइट टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। टोटल momentum is conserved, right। now initially there is no momentum because initially ये shell कहाँ था? गोली के गन के अंदर था and both were stationary, तो initially there was no momentum, right। so I will write here P initial is equal to P final। initially all was stationary, तो initial momentum is 0। फाइनली ये भी मोशन में है, इसको भी कुछ ना कुछ स्पीड मिलेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो आई विल राइट दिस इज मोमेंटम ऑफ द फाइनल मोमेंटम ऑफ द शेल प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ द गन। ओके, चलिए मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। दिस डेटा इज फॉर शेल, दिस इज मास इनटू वेलोसिटी, दिस डेटा इज फॉर गन। चलिए व्हाट इज द शेल मास? 0.020, स्पीड इज 80, मास ऑफ द गन इज 100 इंटू वेलोसिटी ऑफ द गन जो आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए इसको आप सामने ले लेंगे, कितना आएगा ये बताऊँ आपको? 80 इंटू 0.02, दिस इज 1.6। सामने लूंगा तो -1.6 इज इक्वल टू 100 into V, so your V is going to become minus 0.016 meter per second. This is the speed of the gun in opposite direction, जिसे हम recoil speed भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम recoil speed भी कहते हैं। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि this velocity is in the opposite direction of the velocity of the shell. So this negative indicate it is in the opposite direction of वेलोसिटी ऑफ द शेल। शेल की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में गन जो है उसको रिकॉइल स्पीड मिलने वाला है। चलिए कॉपी करेंगे क्विकली। ओके, तो दैट इज एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एक सोल्जर है, उसके हाथ में गन है, उसने फायरिंग किया और जो बुलेट निकल रहा है उसका मास है 0.02 kg,
right? And the bullet is moving at a speed of 100 meter per second, right? This soldier can bear the maximum force of 16 Newton. Soldier can bear the maximum force of 16 Newton. तो how many bullet he can fire in 1 second? तो जैसे ही मुझे दिख रहा है फोर्स मुझे दिया हुआ है, बुलेट आगे की तरफ जा रहा है, तो सिंपल सी बात है जितना मोमेंटम बुलेट्स को आगे की तरफ मिलेगा उतना ही मोमेंटम सोल्जर के कंधे को पीछे की तरफ मिलेगा फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, right? Okay, so I will write from the Newton's second law of motion, force is equal to change of momentum by change of time. Force is 16. ओके, एक बुलेट को आगे की तरफ कितना मोमेंटम मिलेगा? एक बुलेट को आगे की तरफ मोमेंटम मिलेगा मास इनटू वेलोसिटी। इतना मोमेंटम एक बुलेट को आगे की तरफ मिला। अगर मान लेते हैं कि एक सेकंड में से n नंबर ऑफ बुलेट छूटे तो n नंबर ऑफ बुलेट को मिला के मोमेंटम कितना आएगा? n इंटू 0.02 इंटू 100, राइट? डिवाइड बाई कितने सेकंड में पूछा है? एक सेकंड में। इसको सॉल्व कर लो, योर आंसर विल बी 8। सो ही कैन फायर मैक्सिमम 8 बुलेट्स इन 1 सेकंड। कितने बुलेट वो फेंक पाएगा एक सेकंड में? 8 बुलेट वो छोड़ पाएगा। 8 से ज़्यादा बुलेट छोड़ी तो क्या होगा पता है? 8 से ज़्यादा बुलेट छोड़ी ना तो फिर ये बेचारा पीछे गिर जाएगा ऐसे, अगर 8 से ज़्यादा बुलेट छोड़ी गई तो। चलिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे वापस आते हैं। ओके, सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5.20। क्वेश्चन ऐसा कहता है कि देयर इज अ बॉल ऑफ 0.15 kg मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 54 km/h। पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। 5/18 that is 15 meter per second. So the ball of 0.15 kg moving at a speed of 15 meter per second, right? After striking by the bat, the ball is deflected by the angle of 45 degree. The ball is deflected by the angle of 45 degree with the same speed. Speed will remain same, that is 30, sorry कितना है? 15 है ना? Speed remains same 15 meter per second, but it is reflected at an angle of 45 degree. You want to find what is the impulse imparted by the bat, right? Bat ने कितना impulse impart किया होगा? तो यहाँ पे मैं वही काम करने वाला हूँ कि impulse imparted is nothing but the change of momentum, right? Okay, अभी आपको अलग अलग सॉल्यूशन बुक के अंदर इसके अलग अलग फिगर देखने मिलेंगे। कुछ के अंदर ऐसा लिया होगा कि बॉल इस एंगल पे आ रहा है और फिर ऐसा 45 पे जा रहा है। इस तरह से भी कुछ बुक के अंदर लिया होगा, बट मैं आपको इस तरह से सॉल्व करके बताऊंगा। आंसर विल बी सेम वेदर यू सॉल्व बाय एनी ऑफ द मेथड, राइट? देयर विल बी नो चेंज इन आंसर। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा? लेट मी जस्ट डिसाइड द डायरेक्शन। लेट्स से इट इज एक्स डायरेक्शन, इट इज वाई डायरेक्शन। ओके, सो हियर इनिशियली द बॉल वाज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन. Initially the ball was moving in x direction, and after striking with the bat, the ball is moving in xy plane. Okay, so the final velocity or final momentum will have two component. Final velocity और final momentum will have two component. तो एक component इस तरफ होगा, एक component इस तरफ होगा. As the vector is going in x first quadrant, तो आपका दोनों कंपोनेंट जो है वो पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है? चलिए हम क्या करेंगे, देखना बहुत सिंपल है। तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का? ओके, ये एंगल 45 है, तो यहाँ भी ये एंगल कितना होना है आपका? 45 ही होने वाला है विदाउट एनी डाउट। इसको यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। दिस इज द सेम स्पीड 15 मीटर पर सेकंड, दिस एंगल इज 45 डिग्री, राइट? तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा आपका? एक्स कंपोनेंट होगा उसका 15 cos 45, और ये वाई कंपोनेंट क्या होगा आपका? 15 sin 45। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने जो फाइनल वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट ले लिए, क्योंकि मुझे एक्स वाई एक्सिस के फॉर्म में इसको रिजॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों के इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। पहले फाइंड करते हैं इम्पल्स इन एक्स डायरेक्शन कितना है। सो आई विल राइट हियर इम्पल्स इन एक्स डायरेक्शन. So that impulse in x direction is change of momentum in x direction. x direction के impulse का मतलब क्या है? x direction के impulse का मतलब है change of momentum in x direction. That is the impulse in x direction, right? Okay? तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा change का मतलब है final momentum minus initial momentum in x direction, because मैं अभी x की बात कर रहा हूँ. This is the impulse in x direction, right? चलिए, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन. ओके, मास बाहर निकालो 0.15. ओके, फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितना है? तो एक्स डायरेक्शन में ये आपका फाइनल वेलोसिटी है इस तरफ, राइट? ये क्या है आपका? एक्स डायरेक्शन का फाइनल वेलोसिटी. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंपोनेंट्स. चलिए, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, तो इनिशियली तो बॉल एक्स डायरेक्शन में ही जा रहा था और नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था इनिशियली. वो इनिशियली बॉल वॉज मूविंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितना है? -15 है.
बॉल का इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितना है, -15 है। ओके, बॉल का इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितना है, 0 है। बॉल का वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है, बिकॉज स्टार्टिंग में बॉल हॉरिजॉन्टल जा रहा है। आफ्टर स्ट्राइकिंग वेलोसिटी फाइनल इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन का फाइनल वेलोसिटी इस तरफ है 15 cos 45, cos 45 होता है 1/√2, इट इज 15/√2 पॉजिटिव डायरेक्शन में, राइट। एंड फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में ऊपर है फाइनल वेलोसिटी 15 sin 45, sin 45 इज ऑल्सो 1/√2। ओके, अब मेरा काम सिंपल हो जाएगा। ओके, चलिए, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कहाँ है, वो रहा 15√2 माइनस मास मैंने कॉमन निकाल लिया है, राइट। चलिए, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज -15। आप जैसे इतने पार्ट को सॉल्व करोगे ना, राइट, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, लेट मी टेल यू व्हाट इज गोइंग टू बी योर आंसर। ओके, योर आंसर इज गोइंग टू बी, लेट्स टेक 15 कॉमन, और ये हो जाएगा आपका 1/√2 + 1। ओके, व्हाट इज 1/√2? ओके, +1 इंटू 15 इंटू 0.15। तो एक्स डायरेक्शन में आपका मोमेंटम आ रहा है बेटा 3.845 न्यूटन इंटू सेकेंड। तो इतना मोमेंटम कहाँ पर है, इतना आपका मोमेंटम का चेंज एक्स डायरेक्शन में हुआ, इतना आपका चेंज ऑफ मोमेंटम कहाँ पे हुआ है, इतना आपका मोमेंटम का चेंज हुआ है एक्स डायरेक्शन में। अब फाइंड करते हैं वाई डायरेक्शन में कितना मोमेंटम चेंज हुआ है, राइट। तो आई विल राइट हियर इंपल्स इन वाई डायरेक्शन। ओके, तो इंपल्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन वाई माइनस इनिशियल मोमेंटम इन वाई। वापस मैं सेम चीज करूंगा, मास कॉमन निकाल लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी इन वाई, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई, मास है 0.15। चलिए, वाई का फाइनल वेलोसिटी कितना है, 15/√2, और वाई का इनिशियल वेलोसिटी था ही नहीं, बॉल इनिशियली एक्स में मूव कर रहा था। इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा 1.5975। तो ये आपको दो कंपोनेंट आ गए, एक्स एंड वाई कंपोनेंट। अब आपका रिजल्टेंट इंपल्स कितना होगा, तो क्योंकि इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप लिखोगे यहां पे रिजल्टेंट इंपल्स I इज इक्वल टू √of IX² + IY²। IX कितना था, 3.8415 का स्क्वायर, और यह है 1.5975 का स्क्वायर। चलिए, लेट मी जस्ट सॉल्व इट आउट। कितना आ रहा है, 3.8415, यह है 14.76। 4.156 is the net impulse. The net impulse on the ball is 4.156. बॉल के ऊपर नेट कितना इंपल्स लगना है, बॉल के ऊपर नेट इंपल्स लगने वाला है 4.156 न्यूटन इंटू सेकेंड। इतना बॉल के ऊपर नेट इंपल्स लगने वाला है। तो मैंने क्या कंसीडर कर लिया, मैंने कंसीडर कर लिया कि इनिशियली बॉल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और टक्कर के बाद बॉल 45 डिग्री पे मैंने डिफ्लेक्ट कर दिया। ओके, अब पहले मोशन खाली एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, उसके बाद मोशन एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 2 डायमेंशन कंसेप्ट यूज करूंगा। मैं एक्स डायरेक्शन का भी मोमेंटम का चेंज निकालूंगा, दैट इज इंपल्स इन एक्स डायरेक्शन, और फिर मैं वाई डायरेक्शन मोमेंटम का चेंज निकालूंगा, दैट इज इंपल्स इन वाई डायरेक्शन। ओके, एंड देन आई विल फाइनली राइट द इंपल्स इज इक्वल टू √of IX² + IY²। चलिए, इसको फटाफट कॉपी कर लेंगे क्विकली। ओके, लेट्स सी द मेथड नंबर 2 फॉर दिस। अगर इसका आप सेकंड मेथड देखोगे ना, तो सपोज मान लीजिए कि ये बैट है। ओके, राइट, दिस इज द बैट। ओके, एंड बॉल इज इनिशियली मूविंग लाइक दिस, ऐसे इनिशियली बॉल आ रहा है। ओके, और डिफ्लेक्शन के बाद बॉल जो है वो इस तरफ चला गया, एंड दिस टोटल एंगल इज 45 डिग्री। तो अगर मैं इसका मिड पॉइंट खींचूंगा यहाँ पे, तो ये आधा एंगल होगा 22.5, ये आधा एंगल होगा 22.5। लेट मी गिव इट नेम एज थीटा। नाउ योर इनिशियल वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, राइट। तो दिस विल हैव 2 कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट होगा v cos 45, और दूसरा ये कंपोनेंट होगा v sin 45, राइट। तो आपका वेक्टर जो है वो सेकंड क्वार्टर में है। चलिए, सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी आपका इस डायरेक्शन में है, राइट। तो फाइनल वेलोसिटी विल ऑल्सो हैव 2 कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट इज गोइंग टू बी v cos 45, एंड दिस कंपोनेंट इज गोइंग टू बी v sin 45, राइट। अब आपको जो इंपल्स की बात करनी है बच्चों, आप ध्यान से देखोगे तो v sin 45 जो है ना, उसका ना मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है ना डायरेक्शन चेंज हुआ है।
राइट। वर्टिकल कंपोनेंट जो था वेलोसिटी या मोमेंटम का वो पहले भी ऊपर की तरफ था v sin 45 और टक्कर के बाद भी वो कंपोनेंट ऊपर की तरफ ही है v sin 45। तो यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं है, राइट। तो मैं वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोमेंटम का चेंज नहीं है, जो भी मोमेंटम का चेंज है वो खाली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, क्योंकि पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ जा रहा था तो इसको मैं लिखूंगा माइनस, और फाइनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ जा रहा है, मतलब ये क्या होगा आपका प्लस कंपोनेंट रहेगा, राइट। मतलब आपका जो भी कंपोनेंट चेंज हो रहा है मोमेंटम या वेलोसिटी वो खाली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज हो रहा है। तो आप लिखोगे यहाँ पे इम्पल्स इज इक्वल टू मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मास है आपका 0.15, ओके। फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितना है v cos 45 नहीं होगा, दिस एंगल इज नॉट 45, दिस एंगल इज 22.5, लेट्स कीप दिस एंगल एज थीटा, ओके। क्योंकि आपका ये जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल कितना बनेगा आपका आधा ही बनने वाला है, बिकॉज ये पूरा एंगल जो है वो 45 है, डिफ्लेक्शन एंगल, राइट। ये तो उसका आधा ही एंगल है, दैट इज 22.5 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो फाइनल वेलोसिटी इज v cos 22.5, इनिशियल वेलोसिटी उतना ही है बट एक्स डायरेक्शन में, माइनस में डायरेक्शन में, तो माइनस v cos 22.5। तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स v cos 22.5 डिग्री इंटू 0.15। इसमें भी जब आप वैल्यू डाल के सॉल्व करोगे ना, आपका आंसर यही आने वाला है 0.156 न्यूटन इंटू सेकंड, राइट। तो यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, बट जो भी कंपोनेंट चेंज हो रहा है वेलोसिटी या मोमेंटम का वो खाली एक्स डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो यू कैन ऑल्सो डू इट लाइक दिस, दैट इज मास इंटू फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन माइनस इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। बट एंगल ध्यान रखना, टोटल डिफ्लेक्शन एंगल 45 है, राइट। तो आपका इंडिविजुअल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा वो 22.5 रहेगा, उसका आधा। चलिए, इसको भी आप कॉपी कर लीजिए सेकंड मेथड करके, ओके। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5.16। अ पुली इज गिवन and this pulley is given as frictionless, okay, and this pulley is also considered as a massless in this chapter. When you will do the chapter number 7 rotational motion, जहाँ पे आपको पुली का मास भी कंसिडर करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका पुली जो है वो कैसा है, massless and frictionless. This pulley is massless as well as frictionless, okay. Now there is two masses attached on an inextensible string, okay. एक तरफ का मास है 8 kg, दूसरी तरफ का मास है 12 kg। अभी दोनों मास को पकड़ के रखा है। सवाल यह है कि जैसे ही मास को छोड़ा गया, देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा और ये स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन कितना होगा, जो आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, क्या करेंगे हम, बनाएंगे इसके फ्री बॉडी डायग्राम। तो पहले सिंपल से लॉजिक से सोचो कि ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे भारी मास है तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा नीचे जाएगा और ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाने वाला है। तो दैट इज़ अ नॉर्मल मोशन जो होने वाला है, ये नीचे जाएगा और ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ओके। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस। सबसे पहले लेते हैं वेट। तो वेट लगता है ऑलवेज नीचे की तरफ, राइट। वेट होता है m इंटू जी, तो इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा 12 इंटू जी। इसका वेट नीचे की तरफ लगना है, कितना लगना है वो 12 इंटू जी, राइट। चलिए, इसका वेट भी नीचे की तरफ ही लगता है 8 इंटू जी, ओके। चलिए, दूसरा फोर्स यहाँ पे आएगा टेंशन इन द स्ट्रिंग, क्योंकि डोरी बांधी हुई है। चलिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो इसका एक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, तो स्ट्रिंग में टेंशन कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ। सिमिलरली इसका भी एक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, राइट। तो इसका भी आपका टेंशन फोर्स कहाँ पे आएगा, ऊपर की तरफ। अल्टीमेटली आप इतना चेक कर लो कि डोरी के अंदर के टेंशन एक दूसरे को कैंसिल कर देने चाहिए। तो देख लो, एक टेंशन यहाँ से आ रहा है, एक टेंशन यहाँ से आ रहा है, बोथ विल कैंसिल ईच अदर, बोथ आर गोइंग टू कैंसिल ईच अदर, राइट। चलिए, अब बात है तीसरा फोर्स बाकी बचा जो है फिक्सिशियस फोर्स। फ्रिक्शन तो यहाँ पे है नहीं, एक फोर्स बाकी बचा जो है आपका फिक्सिशियस फोर्स। अब देखो बच्चों ध्यान से, ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाने वाला है, तो इसका फिक्सिशियस कहाँ पे आएगा, ऊपर की तरफ, दैट इज m इंटू ए, दैट इज 12 इंटू ए। तो इसका फिक्सिशियस फोर्स ऊपर की तरफ आने वाला है, दैट इज 12 इंटू ए, राइट। ऑन दी अदर हैंड ये जो आपका ब्लॉक है वो ब्लॉक कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो इसका फिक्सिशियस कहाँ पे आएगा, नीचे की तरफ आएगा। कितना आएगा फिक्सिशियस आपका, m इंटू ए, दैट इज 8 इंटू ए। तो ये जो है ना, मेरे ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम रेडी हो चुके हैं। तो ये इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम है और ये इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम है, और कोई एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पे लगने वाला नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 8 kg ब्लॉक।
चलो बच्चों क्या दिख रहा है आपको, ऊपर की तरफ है टेंशन, नीचे की तरफ 2 फोर्स है 8G + 8A, गिव इट नेम एज 1। अब इस ब्लॉक की बात करते हैं। फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 12 kg ब्लॉक, फ्रॉम 12 kg ब्लॉक, राइट। चलिए यहाँ पे ऊपर की तरफ फोर्स है T + 12A, यहाँ पे ऊपर की तरफ 2 फोर्स है T + 12A इज इक्वल टू नीचे की तरफ यहाँ पे एक ही फोर्स है 12G। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, यू कैन ऑलवेज सॉल्व दैम। चलिए मैं क्या करूँगा, देखो बच्चों यहाँ से मैं इक्वेशन नंबर 1 में से T को सीधा यहाँ पे डाल देता हूँ, एंड लेट्स सी व्हाट विल बी गेट। तो विल राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पुट T इन इक्वेशन नंबर 2। चलिए इक्वेशन नंबर 2 में T की जगह ये डाल देंगे 8G + 8A, दैट इज 8G + 8A + 12A इज इक्वल टू 12G, राइट। ओके चलिए दैट इज 8A + 12 दैट इज 16A, 12G - 8G दैट इज 4G, ये सामने जाएगा ना। तो 16 × A इज इक्वल टू 4 × G का वैल्यू ले लो 10, सो A इज इक्वल टू 40/16, दैट विल बी 5/2, that is 2.5 m/s²। So the acceleration of the block is 2.5 m/s²। ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, 2.5 m/s² जितना ब्लॉक का एक्सेलरेशन होने वाला है, राइट। ओके, ऑन दी अदर हैंड व्हाट इज गोइंग टू बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करो फ्रॉम 1 यू कैन राइट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 8G + 8A। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज व्हाट, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 8G + 8A। चलिए 8 × G, G का वैल्यू कितना है 10 + 8 × A, एक्सेलरेशन आया है 2.5। दिस इज गोइंग टू बी 80 + 20, दैट इज 100 न्यूटन। सो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 100 न्यूटन। स्ट्रिंग में यहाँ पे कितना टेंशन होगा, स्ट्रिंग में टेंशन होने वाला है यहाँ पे 100 न्यूटन। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन पुली। अब ये क्वेश्चन गिने, इसके बाद में एक क्वेश्चन आपको खुद से दे रहा हूँ करने के लिए, ओके, एंड देन आई विल teach you the question based on this pulley and on inclined plane। अगर दोनों तरफ inclined plane है तो पुली वाले क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करने हैं, पहले इसको सॉल्व करो और फिर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। ओके, लेट्स से इट इज अ पुली। ओके, एंड देयर आर 2 blocks attached here। Don't think that I am going to keep it very simple, huh? I will not keep it very simple। Okay, let's say this block has a mass of 1 kg, this is the mass of 2 kg, while this is the mass of 5 kg। Okay, now you need to find, see ये पूरे दूरी में टेंशन सेम होगा, ये एक ही दूरी है पूरा, ये अलग टुकड़ा है, इसमें टेंशन अलग होगा, राइट। तो आपको फाइंड करना है स्ट्रिंग नंबर 1 में कितना टेंशन है, स्ट्रिंग नंबर 2 में कितना टेंशन है और एक्सेलरेशन कितना है। क्या फाइंड करोगे आप, फाइंड करोगे एक्सेलरेशन कितना है, स्ट्रिंग नंबर 1 में कितना टेंशन है एंड स्ट्रिंग नंबर 2 में कितना टेंशन है, दैट थिंग यू विल फाइंड। चलिए कोशिश करिए, उसके बाद मैं आपको वो सॉल्व कराऊंगा, बट पहले आप कोशिश करके ट्राई करोगे कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। आपको फ्री बॉडी डायग्राम ही यूज़ करना है। मैं आपको हिंट दे देता हूं बच्चों, हिंट आपका ऐसा है कि सबका एक्सेलरेशन सेम होगा बिकॉज सारे बांधे हुए डोरी से, बट ये पार्ट अलग है डोरी का, ये पार्ट अलग है, इन दोनों में टेंशन अलग अलग होगा। तो एक जगह पे आप टेंशन T1 लो, दूसरी जगह पे आप टेंशन T2 लो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और उसको सॉल्व करो, आपका आंसर डेफिनेटली आएगा। चलिए ट्राई करिए। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो सवाल में आपको ऐसे इस तरह से कुछ अरेंजमेंट दिया हुआ है। पहले आप ये सोच लो, यहाँ पे टोटल 3 kg लटक रहा है, यहाँ पे 5 kg है, 5 kg ज़्यादा होगा तो सिस्टम आपका इस तरफ जाने वाला है, राइट। वो मास नीचे जाएगा और ये यहाँ से ऊपर आएंगे। ओके, नाउ पहले फोर्स कंपोनेंट लेते हैं। इसका वेट लगना है डाउनवर्ड, दैट इज़ 5G, इसका वेट डाउनवर्ड लगना है 2G, इसका वेट डाउनवर्ड लगना है 1G, राइट। ये हो गया वेट। अब टेंशन की बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग है T1, तो यहाँ पे कितना होगा T1। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो एक दूसरे को क्या करने चाहिए, कट करने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे टेंशन T1 ले रहा हूँ इस पार्ट में, तो उस स्ट्रिंग के अपोजिट पार्ट में भी उतना ही टेंशन रहने वाला है, राइट। चलिए यहाँ पे इस मास को थोड़ा नीचे लगाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। दिस 2 kg, राइट, एंड दिस 2G विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये दूरी के अंदर भी टेंशन होगा। मान लेते हैं ये दूरी में इधर टेंशन है T1, तो उतना ही टेंशन यहाँ से वापस नीचे आएगा, क्योंकि टेंशन जो है वो ऑलवेज एक दूसरे को कैंसिल करने चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। चलिए अब पहले इसके फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते हैं। ओके, एक और कंपोनेंट रह गया M × A हमारा बाकी रहेगा जो हमें लेना था, राइट। चलिए ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो इसका फिक्सिस ऊपर की तरफ होगा 5 × A।
ओके, ये दोनों ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो उसका फिक्स CCS नीचे की तरफ होगा, इसका भी फिक्स CCS नीचे की तरफ होगा। इसका होगा 2 × A, इसका होगा 1 × A, राइट। अब इसके फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते हैं। तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम से 2 kg ब्लॉक से हमें जो इक्वेशन मिलेगा दैट इज T1 ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है 2A + 2G, तो T1 = 2A + 2G, ये आपको पहला इक्वेशन मिला 2 kg ब्लॉक से। 1 kg ब्लॉक से क्या मिल रहा है वो देखते हैं, चलिए। तो 1 kg ब्लॉक से आपका इक्वेशन बनेगा, चलो 1 kg पे ऊपर की तरफ क्या है, यहाँ पे हम ऑलरेडी T1 लिया था तो इसको नाम देते हैं T2, गिव इट नेम एज T2, राइट, क्योंकि एक को हमने ऑलरेडी T1 नाम दे दिया है यहाँ पे, कोई बात नहीं। चलिए अब इसके ऊपर डायरेक्ट लगने वाले इतने फोर्स है, ये ब्लॉक के ऊपर डायरेक्टली कितने फोर्स लग रहे हैं वो उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इस ब्लॉक के ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स है T1 और कोई ऊपर की तरफ है नहीं है, नीचे की तरफ है 1A + 1G + T2, नीचे की तरफ है 1A 1G T2, ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, राइट। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब यहाँ से तीसरा इक्वेशन बनाएंगे इसके फ्री बॉडी डायग्राम से 5 kg से। तो 5 kg ब्लॉक का जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, राइट, दैट डायग्राम इज, चलिए यहाँ पे ऊपर की तरफ है T1 + 5A और नीचे की तरफ है 5G। अब बने आपके पास 3 इक्वेशन एंड यू हैव 3 अननोन्स, राइट। मैं G का वैल्यू 10 रख देता हूँ, राइट, तो दिस इज 2 × 10 दैट इज 20, 1 × 10 दैट इज 10, 5 × 10 दैट इज 50। मैं G का वैल्यू डाल दिया 10, राइट, ग्रेविटी का वैल्यू। अब 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन आप हमेशा उसको सॉल्व कर ही सकते हो, राइट। चलिए हम क्या करेंगे, तो हम एक काम करते हैं बेटा, यहाँ से आपका जो T2 है ना उसको यहाँ पे डाल देते हैं इस इक्वेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 = 1A + 10 + T2, T2 कितना है भाई 2A + 20, T2 = 2A + 20 जो मैंने यहाँ से रखा। अब ये बन गया आपका, ये इक्वेशन बन गया आपका T1 = 1A + 2A दैट इज 3A, 10 + 20 दैट इज 30, राइट। तो एक इक्वेशन बना आपका T1 = 3A + 30, एक इक्वेशन यहाँ पे भी है T1 + 5A = 50। लेट मी गिव इट नेम एज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो पहला इक्वेशन है आपका T1 = 3A + 30, राइट। और यहाँ पे आपका इक्वेशन है T1 = इसको सामने ले लो -5A + 50, मैंने इसको सामने ले लिया, दिस विल बिकम T1 = -5A + 50। अब मैं उन 2 इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, राइट। तो एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। चलिए इन दोनों को जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आप जैसे ही इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या मिलेगा आपको, देखो ध्यान से, T1 विल कैंसिल, 3A + 5A दैट इज 8A, यहाँ पे हो जाएगा 0, 3A + 5A इज 8A, +30 - 50 इज गोइंग टू बी -20, +30 - 50 इज गोइंग टू बी -20। तो यहाँ पे आपको मिल गया 8A = 20, सो एक्सेलरेशन आ गया 2.5 मीटर/s²। कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा 2.5 मीटर/s², राइट। चलिए जैसे ही आप ये एक्सेलरेशन को यहाँ पे रख दोगे आपको T2 मिल जाएगा, और ये एक्सेलरेशन को आप जैसे यहाँ पे रखोगे आपको T1 भी मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पुली। ओके, अभी तो ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है पुली से जुड़ा हुआ, अगले क्लास में हम बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल के प्रॉब्लम करने वाले हैं। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए पहले।